यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने आप को बताता है वर्ल्ड का प्रोटेक्टर, बट उसके बिहाइंड द सीन वो करना चाहता है अपने वेपन्स का एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं वेस्ट एशिया के बारे में, जहां यूएस काफी बार इन्वॉल्व होता नजर आता है। इन्वॉल्व ही नहीं, उसने काफी सारे अपनी आर्मी पर्सनल्स को वहां डिप्लॉय किया हुआ है, और ये हवाला देते हुए कि हम वेस्ट एशिया के अंदर शांति चाहते हैं, पीसफुलनेस चाहते हैं। और इजराइल हमास वॉर का काफी हद तक वो फायदा उठा रहा है। किस तरीके से उसको जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू, डिफेंस कॉपरेशन के थ्रू नजर तो यही आता है कि यूएस इज डायरेक्टली सपोर्टिंग इजराइल, बट इन व्हाट वे, इन व्हाट टर्म्स, एट व्हाट कॉस्ट, दैट वी आर गोइंग टू सी एज ऑफ नाउ। और क्या यूएस रियल में ही वेस्ट एशिया के अंदर शांति बनाने के लिए सक्षम है, या फिर ये सिर्फ एक धुंधलापन है जो शायद अपने आप को या अपने वेपन्स को पावरफुल दिखाना और एक्सपोर्ट करना, ये एक मेजर टारगेट रह गया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मैप है वेस्ट एशिया का, और यहां इस मैप के अंदर मैं आपको दो एरिया स्पेसिफिकली दिखाना चाहूंगा। वन इज इजराइल वाला एरिया, जहां पे इजराइल पैलेस्टाइन और इजराइल हमास वॉर जो है देखने को मिल रहा है। दूसरा ये जो एरिया है जॉर्डन और सीरिया के बाउंड्री वाला एरिया। ये एरिया मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये एरिया वो है जहां पे यूएस ने अपने पर्सनल्स को डिप्लॉय किया हुआ है। यहां से ये वेस्ट एशिया के अंदर पीसफुलनेस को बेसिकली प्रेफर करते हैं, रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ड्रोन अटैक हुआ, दैट इज बाय द ईरान बैक्ड शिया ग्रुप, जो कि अटैक हुआ यूएस के मिलिट्री के लॉजिस्टिक हब्स के ऊपर, जो कि जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर 3 अमेरिकन जो सर्विस पर्सन थे उनकी डेथ हो गई, और काफी सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हुए। दर्जन ऑफ पीपल जो हैं वो इंजर्ड हुए। अब देखिए, मैं ये कह सकता हूं हमास इजराइल वॉर के स्टार्ट होने के बाद, दैट इज ऑन द 7 अक्टूबर को जो वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में ये यूएस के ऊपर सबसे बड़ा अटैक देखने को मिल सकता है, ये हम कह सकते हैं। अब इसके ऑपोजिट रिएक्शन क्या देखने को मिली? रिएक्शन ये देखने को मिली, जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट है यूएस के, उनका कहना है कि हम रिटेलिएट करेंगे, मींस हम इसका बदला लेंगे। वेस्ट एशिया जो है इट इज गोइंग टू एस्केलेट फर्दर। देखिए, किसी भी वॉर का बदला लेना, किसी भी अटैक का बदला लेना, उसका आखिर पर्पस क्या होता है? पर्पस दो ही है। या तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, आई विल से कि द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको तबाह कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप उस पूरे रीजन को डिप्लोमेटिकली अपने फेवर में करेंगे, एंड देन आफ्टर आप कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। हालांकि यूएस दोनों ही लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि यूएस के थ्रू यहां इस रीजन के अंदर ड्रोन अटैक देखने को मिले। एंड डेफिनेटली जिस टाइम से आपका गाजा में वॉर शुरू हुआ, इजराइल और हमास का वॉर शुरू हुआ, उसके बाद से यूएस हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता आया है, क्योंकि यूएस चाहता है हमास जो है आपका बेसिकली जो मिलिट्री ग्रुप है वो किसी तरीके से न्यूट्रलाइज हो सके। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ये टू फोल्ड अप्रोच जो है वो हम देख सकते हैं। क्या क्या टू फोल्ड अप्रोच? जैसा मैंने बताया, एक तो डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है इजराइल को वो दी जा रही है, एंड डेफिनेटली मिलिट्री असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर के ऊपर काफी बार एग्रीमेंट आ चुका है, लेकिन यूएस अपनी वीटो पावर का यूज करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और उसको पास नहीं होने देता। ये है डिप्लोमेटिक टाई। इसके बाद में मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से यूएस अपनी मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। 3.5 मंथ लेटर अगर मैं इजराइल वॉर की बात करूं तो इसका सॉल्यूशन अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि सॉल्यूशन कुछ निकला हो। एंड इवन आई विल से कि हमास के जो ठिकाने हैं उनमें से 20% पे यस इजराइल ने अटैक किया, लेकिन आज भी 80% जो टनल है वो सेफ है, और वहां पे हमास के लोग सेफ हैं। मतलब ये हुआ कि एक तरीके से सिविल डिस्टर्बेंस जो है वो कहीं ज्यादा लेवल पे है इन कंपैरिजन कि हमास का ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बाइडेन इज अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर इजराइल। जो मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूएनजीए हो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेफिनेटली पॉलिटिकली इजराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन डिप्लोमेटिकली सपोर्ट तो ठीक है। अब देखिए, डिफेंस सपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपकी एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताती है यूएस का बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट पार्टनर कौन होगा। तो यहां पे देखिए, यूएसए सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया को, यूएई, साउथ कोरिया, जापान, कतर, इजराइल। ठीक है। और ये जो जो रिपोर्ट है बेसिकली ये है लास्ट ईयर की रिपोर्ट। अभी माना जा रहा है कि इजराइल के बेसिकली वेपनाइजेशन के अंदर लगभग लगभग 50% से ज्यादा
आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मतलब 50% से ज्यादा इंक्रीमेंट होने का मतलब होगा लगभग इजराइल इस पोजीशन पे होगा। इजराइल उठ के इस पोजीशन पे आएगा, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की कैटेगरी, टॉप 4 की कैटेगरी में आपका इजराइल पहुंच चुका होगा। इट सिंपली मींस कि आपका वेस्ट एशिया फर्दर डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इजराइल वॉर जो है उसमें 26,000 पैलेस्टीनियन, मोस्टली वुमेन चिल्ड्रन, उनकी डेथ हुई है। 90% गाजा से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसके ऊपर, यूएन के टॉप कोर्ट ने इजराइल को कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए बोला, जिनोसाइडल जो एक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए बोला। दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे सपोर्ट किया। दैट इज अ गुड एस्पेक्ट कि ठीक है, आप एक दूसरे को पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं। बट सवाल यह है कि क्या यूएस रियली में चाहता है इजराइल इस वॉर को जीत जाए? क्या यूएस ये चाहता है कि इजराइल बिकम दैट लीडर हु कैन बेसिकली मेंटेन अ काइंड ऑफ पीसफुलनेस इन वेस्ट एशिया? या फिर यूएस इज ओनली प्लेइंग विद इजराइल जस्ट टू एक्सपोर्ट देयर वेपन, एज वेल एज दे ओनली वांट टू मेक देमसेल्फ सुपर पावर इन दिस रीजन? और उसका एग्जांपल आप यहां देख सकते हो, जो आपके यूएस के सबसे टॉप डिप्लोमेट हैं, मिस्टर ब्लिंकन, वो सऊदी अरेबिया के अंदर काफी बार विजिट पे आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑन वन साइड डिप्लोमेटिकली आप इजराइल को बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद इस चीज का सॉल्यूशन नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि इजराइल इस तरीके से रिप्रेजेंट हो कि यस, वेस्ट एशिया में एक अच्छी पावर के तौर पे और अच्छे न्यूट्रलाइज एजेंट के तौर पे, न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि आपकी जो हमास जैसे टेररिस्ट एजेंसी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, या फिर ईरान बैक जो एजेंसीज हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। रियल फैक्ट ऑफ द मैटर इज यूएसए ईरान के साथ में किसी टाइप की डिप्लोमेटिक टाई नहीं रखता, एंड दैट्स व्हाई यूएसए इज नॉट एक्चुअली द राइट पर्सन टू मेक पीसफुलनेस और टू मेक द क्लाइमेट और द सिक्योरिटी ऑफ वेस्ट एशिया इन अ पीसफुल वे। दिस इज द एक्चुअली प्रॉब्लम। जो लिवरेज आपको डिप्लोमेटिक टाइज का ईरान के साथ मिलना चाहिए, वो ईरान के साथ आपको डिप्लोमेटिक टाइज का कोई लेवल जो है यूएसए में देखने को नहीं मिलता। यूएसए के पास एक ही ट्रीटमेंट होता है, एंड दैट इज द सैंक्शन। बट दैट सैंक्शन आर एक्चुअली नॉट वर्किंग ऑन ईरान, और इसके सीक्वेंस में ये सैंक्शन एक्चुअली नेगेटिव वर्क करते हैं इंडिया की तरफ। देखिए, ईरान जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईरान हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो जो कराची पोर्ट रीजन है, पाकिस्तान चाइना को दे रहा है। चाइना को दे रहा है मतलब चाइना का काफी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी वहां पे देखने को मिल जाती है। अब जब से कराची पोर्ट मतलब इंडिया से जब सेपरेट हुआ, उसके बावजूद, उसके बाद से ही हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम वेस्ट एशिया के अंदर अपनी पावर को, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। और ईरान इज द राइट वे, ईरान इज द राइट पाथ, ईरान इज द राइट कंट्री टू एंश्योर दैट। और इसीलिए हम काफी सारे पोर्ट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते थे, लेकिन सैंक्शन लगाने के बाद में ईरान से इंडिया के टाइज भी धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। और अब लेवल इस तरीके से आ चुका है, कोई भी कंट्री एकदम से अनाउंस होकर अलग नहीं होता। लेवल इस तरीके का आ चुका है कि ईरान ने इंडिया की जो कमर्शियल शिप है उनके ऊपर भी अटैक करवाने का सोचा इन द सेंस, जब ईरान बैक्ड ग्रुप इंडिया की किसी भी शिप पे अटैक करता है, उसका मतलब यह है कि यस, परमिशन इज ग्रांटेड फ्रॉम ईरान इटसेल्फ। तो यूएस के पास में दो टाइप के अटैक अभी देखने को मिल रहे हैं। पहला अटैक ये है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेज जो हैं, जैसे सिया फोर्सेज जो हैं, वो यूएस फोर्सेज के अगेंस्ट काम कर रही हैं। दूसरा जो हौथीज हैं, जो कि बेसिकली सिया रेबल्स हैं इन द यमन, वो कमर्शियल वेसल जो हैं रेड सी के अंदर यूएसए के स्पेसिफिकली उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये दोनों ही सिचुएशन ये बताती हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर ईरान या फिर इजराइल विल बी द राइट पीपल जो कि इसमें सिक्योरिटी को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बट यूएसए के बस की बात है नहीं एक्चुअली, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से यूएसए इज ट्राइंग देयर बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली यूएसए ही इनके अटैक के तौर पे देखा जा रहा है। तो बेसिक सिचुएशन ये है कि जो सऊदी बॉम्बिंग है, ठीक है ना, बेसिकली सऊदी बॉम्बिंग जो है, जो कि हौथी रिबल्स को कंट्रोल करने के लिए दी जा रही है, सॉलिडरिटी पैलेस्टीनियन के थ्रू दिखाई जा रही है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक टाइज रखे जा रहे हैं यूएस के थ्रू, जो बेसिकली आउटकम के लायक तो नहीं है। एटलीस्ट अगर आप इजराइल को बैक करते हो, तो ट्राई टू मेक देम पावर एंड अथॉरिटी इन वेस्ट एशिया। Don't try to do a diplomatic kind of relation on the side of Saudi Arabia as well as on the side of Israel. This is a basically important thing that we need to focus upon. One more important thing is जो कि आपके chances of escalation के हैं कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट वेस्ट एशिया के अंदर प्रॉब्लम्स को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है। किस तरीके से बढ़ा सकता है? यूएस स्ट्राइक्स ऑन द सिया ग्रुप, दैट इज इराक और सीरिया के अंदर है, जो कि एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही।
क्योंकि जो आपके ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, वो ड्रोन अटैक काफ़ी आउटकम लायक नहीं है। बेसिकली जो आउटकम हमें चाहिए, जो आउटपुट हमें चाहिए, वो आउटकम वहाँ से नहीं मिल रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लगभग साढ़े 3 महीने हो चुके हैं और जो हमास ग्रुप है, उसको न्यूट्रलाइज़ करने की बात जब यूएस करता है, तो हमें पता लगता है ओनली 20 टू 30% हमास फाइटर वर किल्ड। रिमेनिंग रेस्ट 80% जो हैं, अभी भी अपनी वास्ट टनल के नेटवर्क में सेफगार्ड है। मतलब सेफगार्डेड है मतलब ये है कि ये वॉर एक्चुअली इतनी लंबी कोस्ट करने के बावजूद भी, इतनी लंबी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के बावजूद भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा है। सिचुएशन ये है कि यूएस इज टारगेटिंग जस्ट टू मेक इट अनस्टेबल, कीप देमसेल्फ एज अ सुपर पावर, क्योंकि जब वॉर होता है तो लॉस होता है, और खासकर जब इंडिया जैसी कंट्री जो कि यंग पीपल काफी ज्यादा है। दूसरा, इंडिया इज टारगेटिंग टू बिकम ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। उस केस में अगर हमारी इस टाइप के थ्रेट्स हमारी कमर्शियल शिप्स को या हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को होंगे, तो डेफिनेटली हमें इस चीज से कॉप अप करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। यूएसए इज ऑल्सो ट्राइंग टू टाई अप विद चाइना to neutralize the groups in West Asia and make it basically a peaceful region. Do you think China is the right person to contact with? कि यूएस चाइना से बात करेगा और चाइना will help you in doing that? That is actually a wrong strategy. US should try to communicate either with Iran or with the rebellion group itself, so that whatever the conclusion which they can make for via diplomatic ties, that will be really grateful. Otherwise, yes, there is a loss of army personnel on the side of USA, but yes, uske साथ में they are just exporting weapon and making this region unstable. That is actually a big problem for Indians to achieve $5 trillion economy. What is your suggestion? What is your idea? What is your take to what USA should do? USA should communicate with China for keeping the West Asia stabilized, or USA should try to communicate with Iran to neutralize all things? क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन लगा के और अटैक करके तो देख लिया, बट वो कंक्लूजन ईरान के लिए काम नहीं करता, वो सिस्टम ईरान के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।